हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल गर्ल कोचिंग क्लासेस में। आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। गॉड आपको एक अच्छी हेल्थ दे। सो गाइस, हमने किया था 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट। इसके कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। एंड अगर आपने एसिड बेस एंड सोल्ट के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं किए और आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। एंड हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, एंड उसकी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है हमने वो भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर किए हुए हैं। आज जो हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी अभी करेंगे। तो सो गाइस, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। हमें 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन। हमें 3 क्या है टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की गई हैं। एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने बोला है कि हमें डिस्टिल्ड वाटर है, एंड एक में सेकंड वाली जो है उसमें ये कह रहे हैं कि एसिडिक सोल्यूशन है, एंड थर्ड वाली में क्या है हमारे पास, थर्ड जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें है हमारे पास बेसिक सोल्यूशन। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हमें ओनली एक रेड लिटमस पेपर को दिया गया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच अदर टेस्ट ट्यूब। तो हमें क्या करना है, किस टेस्ट ट्यूब में क्या है वो हमें पता लगाना है। तो लेट अस सपोज हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। तो हम 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे ए बी सी। जो रेड लिटमस पेपर है, लेट अस सपोज हमने क्या किया, जो सी वाली जो हमारे पास सी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने लिटमस पेपर को डिप किया और वो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। तो सो गाइस, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, BRB। बेस कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सो गाइस, तो सी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ हमारा, बेस। तो इसी जो मीन्स दैट हमने रेड लिटमस पेपर को सी वाली टेस्ट ट्यूब में डिप किया था, उसका कलर हो गया ब्लू। तो उसी को जब हम बी वाली टेस्ट ट्यूब में डिप करेंगे तो क्या होगा, जो ब्लू कलर का हो गया था लिटमस पेपर वो अगेन क्या हो गया, रेड कलर का। बी वाली टेस्ट ट्यूब में डिप करने के बाद जो हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया था बेस में डिप करने के बाद, वो वापस क्या हो गया, रेड। तो ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, वो करता है एसिड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसको आप आब्रा का डाबरा से याद कर सकते हो, आब्रा, ABR। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, एंड बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास जो लिटमस पेपर आया उसको जब हमने ए वाली टेस्ट ट्यूब में डिप किया तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, मीन्स उसमें क्या है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। जिसमें क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, तो उस टेस्ट ट्यूब में हमारा डिस्टिल्ड वाटर, एंड जिसमें रेड से कन्वर्ट होकर लिटमस पेपर ब्लू कलर का हुआ उसमें है हमारा बेस, एंड जिसमें क्या हुआ, ब्लू से कन्वर्ट होकर लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया,
वो है हमारा एसिड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइज हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने यही बोला था, एक बार हम सोल्यूशन को पढ़ लेते हैं। इफ़ द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर गेट्स चेंज टू ब्लू, जब रेड लिटमस पेपर चेंज होता है ब्लू में, देन इट इज़ अ बेस। इफ़ देयर इज़ नो कलर चेंज, अगर कलर चेंज नहीं होता, सो गाइस वो क्या है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। एंड जिसमें क्या हो जाए, कलर फिर से ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या है हमारा, क्या होता है वो हमारा एसिड। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, एंड जिसमें कलर चेंज नहीं होता वो होता है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। सो गाइस यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहते थे। तो हम करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। क्या है कि हम कर्ड एंड श्योर, ये क्या है, ये खट्टे सब्सटेंस हैं, तो मीन्स क्या है, ये एसिड। एसिड को हम क्या करते हैं, कॉपर एंड ब्रास में नहीं रख सकते। हम इसको कॉपर के बर्तनों में नहीं स्टोर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो एसिड होता है, आपने क्या किया है इसमें, आपने इस चैप्टर में एक कंसेप्ट क्लियर किया होगा, एक रिएक्शन की होगी कि एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जो एसिड होता है वो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या करता है, एक सोल्ट प्रोड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन उसमें से रिलीज हो जाती है। जब हम क्या करेंगे, एसिड को किसी भी मेटल में ऐड करेंगे, तो जब हम उसको स्टोर करके रख देंगे, तो जो खट्टे सब्सटेंस हमने उस कॉपर या ब्रास वेसल्स में स्टोर करके रखे, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें मेटल क्या कर जाएगा, कॉपर क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, एंड वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हार्मफुल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड हमें क्या बना के देता है, वो सोल्ट बना के देता है एंड हाइड्रोजन उसमें से रिलीज़ कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, खाना खराब हो जाता है। कर्ड एंड अदर श्योर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, therefore when they are kept in brass and copper vessels, the metal react with the acid to liberate hydrogen gas। ये क्या करता है, मेटल रिएक्ट होने के बाद एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज़ कर देता है एंड हार्मफुल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है एंड हमारा फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। हम किसी भी खट्टी चीज़ों को कॉपर या किसी भी मेटल में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा एंड हमारा खाना खराब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। अभी हमने किया कि जो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ये हमने किया। एंड रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें एक गैस रिलीज़ करते हैं एंड सोल्ट बना के देते हैं। तो वो कौन सी गैस है जो ये रिएक्शन होने के बाद रिलीज़ हो जाती है। हमने अभी किया था कि उसमें से क्या होता है, सोल्ट बन के आता है एंड हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। तो कौन सी गैस से रिलीज़ होती है, कौन सी गैस लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल।
तो हमने ये भी बताना है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई तो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, अभी एसिड एंड मेटल रिएक्ट हो रहे हैं एंड उसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, तो हमें उसको टेस्ट करना है। तो कैसे टेस्ट करेंगे हम उसको? तो हम उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में हमने एक मेटल को ऐड किया एंड उसमें क्या कर दिया, हमने एक एसिड ऐड कर दिया। मेटल एंड एसिड दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने लगी और उसमें इन्होंने क्या किया, एक बीकर में सोपी वाटर ले लिया, मीन्स वाटर में सोप को मिक्स कर दिया। जब इन्होंने एक वाटर में सोप को मिक्स किया, एक सोपी सॉल्यूशन बनाया, तो उसको क्या कर दिया, एक जो टेस्ट ट्यूब हमने ली थी जिसमें हमने एसिड एंड मेटल को ऐड किया था उसके साथ ऐड कर दिया। टेस्ट ट्यूब में से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होने लगी, मेटल एंड एसिड दोनों रिएक्ट करने लगे, उसमें से क्या होने लगा, हाइड्रोजन गैस ऊपर को रिलीज़ होने लगी एंड उसके साथ जो पाइप ऐड थी वो उसमें जाने लगी, उसमें वो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस चली गई, उस पाइप के थ्रू वो हाइड्रोजन गैस उस सोपी सॉल्यूशन में चली गई और सोपी सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस एक बबल्स की फॉर्म में उसमें से बाहर निकलने लगी। और जब हमने क्या किया, एक मैच स्टिक कह सकते हो, जब आप क्या ले लेना, आपके कैंडल, जलती हुई कैंडल को जब आप उन बबल्स के पास लेके जाओगे तो एक पॉप की साउंड होगी, वो एकदम से फूटेगा, एकदम से वो क्या हो जाएगा, जो बबल बना था एकदम से जब उसके पास लेके जाओगे आप जलती हुई कैंडल, तो वो क्या होगा, वो बबल क्या हो जाएगा, फूट जाएगा एंड एक पॉप की साउंड आएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि इस बबल में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। टेक फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स एंड ऐड 5 मिलीलीटर ऑफ dilute H2SO4। क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड किया, मीन्स जिंक के कुछ टुकड़ों को ऐड किया, उसमें इन्होंने ऐड कर दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को शेक किया एंड उसमें से पास कर दी एक, उसमें से क्या हुआ, गैस पास द गैस प्रोड्यूस इनटू अ सूप सॉल्यूशन, उसमें से क्या होने लगा कि गैस तो बाहर आने लगी, रिलीज़ होने लगी हाइड्रोजन गैस एंड उसमें क्या कर दिया, एक सोपी सॉल्यूशन के साथ उसको ऐड कर दिया, तो वो क्या होने लगी, हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में बाहर आने लगी। जब हमने एक जलती हुई कैंडल को बबल के पास किया तो वो क्या हुआ, फूट गया बबल और उसमें से फूटते हुए क्या आई, एक पॉप साउंड आई, जिससे हमें पता चलता है कि इस बबल में क्या फिल था, हाइड्रोजन गैस। सो गाइज, नेक्स्ट हमारे पास इसकी रिएक्शन दी गई है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक क्या बना के देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, उसमें से क्या हो गई, रिलीज। वी कैन टेस्ट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विद द पॉप साउंड, तो क्या होता है, उसमें से पॉप साउंड, पॉप की आवाज़ आती है एंड कैंडल इज ब्रॉट नियर द सोप बबल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये थर्ड क्वेश्चन। सो चलते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अफरवेंसेस। ये पूछ रहे हैं कि जो मेटल कंपाउंड ए है वो रिएक्ट करता है dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है। द गैस इवॉल्व्ड इंस्टिग्यूश
a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. क्या होता है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं एंड उसके साथ हम क्या रिएक्ट करवाते हैं? उसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को. मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस. हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? हमारे पास प्रोड्यूस होता है एक केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है हमारे पास. उनको बैलेंस करना है हमें, मीन्स हमने क्या लिखना है, एक कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है. तो इन्होंने हमें बताया है क्वेश्चन में कि मेटल है एक कंपाउंड ए जो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमें मेटल बतानी है वो कौन सी है. हमें हमारे पास एसिड तो दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड कौन सी मेटल हम ले के उसको रिएक्ट करवाने के बाद उसमें से एक गैस प्रोड्यूस हो. तो क्या करेंगे हम, हमारे पास एक कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट बन के आए. तो इन्होंने हमें सब कुछ बता दिया क्वेश्चन में, आपको बस अपना माइंड लगाना होता है. आप तो थोड़ा सा ना फोकस करके क्वेश्चन को पढ़ना होता है. ये सारा आंसर हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है. इन्होंने बोला कि कौन सी मेटल है, इन्होंने ये लिख दिया कि ए कौन सी मेटल है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास प्रोड्यूस होगा. ऐसा कौन सा प्रोड्यूस होगा जो कैंडल को, ऐसी कौन सी गैस हमारे पास प्रोड्यूस होगी जो क्या करेगी, कैंडल को बर्निंग इंस्टिग्यूशस आ बर्निंग, मीन्स जलती हुई कैंडल को बुझा देगी. कौन सी गैस होती है वो जो कैंडल को, चलती हुई कैंडल को, जलती हुई कैंडल को बुझा देती है? वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी होती है हमारी वो? कार्बन डाइऑक्साइड. वो चलती हुई कैंडल को क्या कर देती है? बंद कर देती है, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होती है. आपने किया होगा पहले भी प्रीवियस क्लास में कि एक कैंडल, चलती हुई कैंडल को के ऊपर जब हम किसी भी बीकर को रख देते थे या किसी चीज़ से उसको ढक देते थे, वो तब तक चलती थी जब तक उसमें ऑक्सीजन गैस रहती थी. उसके बाद वो कैंडल अपने आप बुझ जाती थी, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? बर्निंग करती हुई कैंडल को क्या कर देती है? बुझा देती है. तो इन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी मेटल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके वो ऐसी एक गैस हमें देती है जो क्या करती है? कैंडल को बुझा देती है. तो हमें पता है भाई जो कैंडल को बुझाती है वो गैस होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में रिलीज़ होती है? जब हम किसी भी मेटल को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और जैसे ही हम एक मेटल को कार्बोनेट के साथ ऐड करते हैं एंड उसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है. तो हमें मेटल दिया गया है कि कैल्शियम क्लोराइड बन के आता है, क्योंकि एक सोल्ट भी तो बन के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो रिलीज़ हो जाता है एंड हमारे पास एक सोल्ट बन के आता है. तो वो सोल्ट कौन सा बन के आता है? इन्होंने बोला है कि वो कैल्शियम क्लोराइड बन के आता है. तो इससे पता चलता है कि कैल्शियम हमारा क्या है? मेटल. तो आप इजीली इसको ले सकते हो. कैल्शियम साथ में लेंगे हम कार्बोनेट प्लस इन्होंने हमें बोला है एसिड. एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन्होंने बोला है हमें. एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया होगा वो आया कैल्शियम क्लोराइड प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? रिलीज़ एंड वाटर भी क्या होता है? इसमें रिलीज़ होता है. ये भी आपकी क्या है? एक रिएक्शन है एसिड में, इसी चैप्टर में.
एसिड वाले टॉपिक में ये एक रिएक्शन है जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो इन्होंने एक बार हम अगेन दोबारा से कर लेते हैं। इन्होंने हमें एक मेटल बोला था कि कौन सी मेटल है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। रिएक्ट करवाने के बाद वो क्या करेगी, एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करेगी जो क्या कर देती है, कैंडल को बुझा देती है। वो कैंडल को बुझाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो हमने पढ़ा है कि एसिड के साथ कार्बोनेट लेके, जब बाइकार्बोनेट लेके उसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसी भी मेटल के साथ हमने कार्बोनेट लिया या बाइकार्बोनेट लिया, उसको जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो एक सोल्ट बन के आता है एंड उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो हमें एक जो सोल्ट जो हमारा कंपाउंड बन के आया वो भी दिया हुआ था, मीन्स दैट हमें मेटल भी दी गई है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड तो प्रोडक्ट बन के आया। तो हमारा मेटल क्या था, कैल्शियम। साथ में लिया हमने कार्बोनेट एंड उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बन के आया एक प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें से क्या हो गया, आउट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है हमारा 5th क्वेश्चन। वाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। तो अब इन्होंने क्या बोला है हमें कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है भी HCl एंड HNO3। तो ये क्या है, हमारे एसिडिक करैक्टर को शो करते हैं। हमें पता है कि एसिडिक करैक्टर कब शो होता है, क्योंकि जो हमारा एसिड है उसके लिए हमें वाटर चाहिए, क्योंकि एसिड का एसिडिक बिहेवियर तभी शो होएगा जब वाटर के साथ एसिड रिएक्ट करेगा एंड उसमें से H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, तो तभी उसका एसिडिक बिहेवियर शो होगा। तो वाटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होगा, HCl एंड HNO3 दोनों क्या है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जब हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये अपना H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे, क्योंकि एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस होते हैं। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होते हैं उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। एंड नेक्स्ट हमें एक अल्कोहल एंड ग्लूकोज ये कंपाउंड दिए गए हैं और इन्होंने बोला है कि डू नॉट शो एसिडिक करैक्टर। ग्लूकोज एंड अल्कोहल अपने जो हाइड्रोजन है वो रिलीज़ होने नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो अपने हाइड्रोजन किसी को नहीं देते। जब वो अपने हाइड्रोजन किसी को देते नहीं हैं तो उनको हम एसिडिक करैक्टर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एसिडिक करैक्टर और एसिडिक बिहेवियर तो वही शो करता है जो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने H पॉजिटिव आयंस को क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। बट ग्लूकोज एंड अल्कोहल ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जो क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन को किसी को नहीं देते। तो ये क्या हुए, एसिडिक बिहेवियर नहीं हुए, ये अपना एसिडिक करैक्टर शो नहीं करने देते, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करते। एसिडिक करैक्टर, एसिडिक बिहेवियर तभी शो होगा जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव आयंस बना के दे। द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस
ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जब हम ग्लूकोज को एंड अल्कोहल को ऐड करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करेंगे, वो अपने हाइड्रोजन को कहीं नहीं जाने देते, तो वो अपना एसिडिक करैक्टर भी शो नहीं करती। HCl H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव उसमें से अलग हो जाती हैं। एंड H3O पॉजिटिव भी क्या होता है हमारा, H पॉजिटिव आयंस भी हम इसको लिख सकते हैं। एंड H3O पॉजिटिव भी क्या होता है हमारा, हाइड्रोनियम वही होता है, H पॉजिटिव आयंस ही हमारे होते हैं। Although aqueous solution of glucose and alcohol contain hydrogen, these cannot dissociation। जो ग्लूकोज एंड अल्कोहल होते हैं वो अपने हाइड्रोजन किसी को नहीं देते, वो अपना डिसोशिएट नहीं करते हैं, वाटर में हाइड्रोजन को डिसोशिएट नहीं करते हैं, तो हैंस दे डू नॉट शो एसिडिक करैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? जो हमारे एसिड्स होते हैं, जो सॉल्यूशन होता है एक्वस एसिड्स का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में आयंस को। हमने पहले भी पढ़ा है कि एसिड्स को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो क्या करता है, अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है, अपने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देता है। तो दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर में H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट होने में हो सकते हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट होते हैं। Why does dry HCl gas, 7th question, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? हमने अभी अभी पढ़ा कि क्या होता है, एसिड या बेस दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड अपने अपने आयंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तभी इनका अपना एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर शो होता है। एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर शो होने के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने बोला ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब लिटमस पेपर ड्राई है तो उसमें वो अपने कैसे आयंस को रिलीज़ करेंगी, क्योंकि आयंस को रिलीज़ करने के लिए वाटर चाहिए, एसिड को भी एंड बेस को भी। अपने आयंस को रिलीज़ करने के लिए उनको वाटर चाहिए, तो ड्राई लिटमस पेपर पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयंस। ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन H पॉजिटिव आयन, इट इज़ ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट एन एसिड dissociate to give ions. Since in the case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, अगर लिटमस पेपर गीला नहीं होगा तो वो अपने आयंस रिलीज़ नहीं करेंगे एंड वो अपना बिहेवियर भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि एसिडिक एंड बेसिक को अपना बिहेवियर शो करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज़ डाइल्यूटेड। तो क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं वो कैसे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो कैसे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो हमने अभी पढ़ा है कि उन्हें कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, बट व्हेन एन एसिड इज डिल्यूट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज।
उनकी वॉल्यूम क्या कितनी होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। दिस मीन्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीज़। तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, एसिड की डिक्रीज़ होती है। मीन्स जितने कम कोई भी हमारा एसिड, जैसे हमारे पास क्या है HNO3, ये क्या है हमारा नाइट्रिक एसिड, एंड H2SO4, ये भी क्या है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में डिफरेंस है कि जो H2SO4 वाला एसिड है उसमें H पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम H2SO4 को वाटर के साथ रिलीज़ करते हैं तो उसमें से बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू H2SO4। तो क्या होता है, जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो होता है वीक एसिड एज़ कम्पेयर टू H2SO4। तो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे तो उतना ही क्या होगा, हमारा एसिड की जो स्ट्रेंथ है उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड जितने हमारे H पॉजिटिव आयंस कोई भी एसिड कम रिलीज़ करेगा तो उसकी उतनी ही स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। जो बेस होता है वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाने के बाद उसमें से क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस उसमें से रिलीज़ होने लगती हैं। जो हमारा बेस होता है वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद उसमें से OH नेगेटिव आयंस क्या होने लगते हैं, रिलीज़ होने लगती हैं। तो जितने जो हमारा NaOH है उसमें हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस सल्यूशन में हाइड्रोक्साइड मिक्स करते जाएं तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि हम किसी भी चीज़ में डबल उसमें कुछ ऐड करते जाएं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही OH नेगेटिव आयंस को मीन्स हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते जाएं तो क्या होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितने OH नेगेटिव आयंस वो रिलीज़ करेगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का होता जाएगा। एंड वो क्या कहलाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जितना हम उसमें एक्सेस में OH नेगेटिव आयंस ऐड करते जाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, यू हैव 2 सॉल्यूशन। हमारे पास 2 सॉल्यूशन है A एंड B। हमारा क्या है, 2 सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं A एंड B। जो हमारा pH सॉल्यूशन है उसमें A जो है वो है हमारा 6 एंड नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है B वो क्या है हमारा 8। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। तो हमें बताना है कि हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रेशंस मीन्स 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं। उसमें से जो एक सॉल्यूशन है उसकी जो pH वैल्यू है वो है 6 एंड B का जो सॉल्यूशन है उसकी pH वैल्यू है 8। तो आपको पता है कि जो हमारा pH स्केल है अगर वो 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल। एंड अगर 7 से जो pH वैल्यू है वो कम होती जाती है, हमारा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। मीन्स जिसकी pH वैल्यू 1 होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एंड 7 पे आके वो न्यूट्रल होगा
एंड 7 के ऊपर वाली वैल्यूज़ मीन्स 8, 9, 10, ओके, 11, 12, ये क्या हो गए हमारे बेस होंगे। बट इससे ऊपर वाली वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी वो 14 तक क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस बनते जाएंगे। मीन्स 14 नंबर वाला जो बेस होगा वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 14 नंबर पे जो स्ट्रॉन्ग बेस आता है वो आता है अल्कलाइज। एंड जो हमारा 1 नंबर पे जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतना ही हमारा 7 से जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतने ही हमारे एसिड स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। एंड 7 से जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी 14 तक तो उतने ही हमारे बेस स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो हमारी जो pH वैल्यू है वो 7 से अगर लेस देन है, कम है, तो वो हमारा एसिडिक सोल्यूशन होता है। अगर 7 से ग्रेटर देन है, 7 से ऊपर वैल्यू आती है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो होते हैं हमारे बेसिक सोल्यूशन। एंड द सोल्यूशन विद pH इज इक्वल टू 6 इज़ एसिडिक। तो जो हमारा pH वैल्यू 6 है मीन्स हमारी जो एक ही वैल्यू है सोल्यूशन की वो है 6, वो 7 से क्या है, कम, तो वो हमारा एसिडिक नेचर का है। एंड हमारी जो सोल्यूशन बी है वो है 8, वो है 7 से ऊपर। तो 7 के ऊपर की वैल्यू जितनी भी आएगी वो होते हैं हमारे बेस। एंड अगर वैल्यू 1 है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। एंड अगर वैल्यू 14 है तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। 7 हमारा न्यूट्रल है, 7 से ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारी क्या है, बेस। एंड 7 से नीचे वाली वैल्यूज़ हमारी 1 तक है वो है हमारे एसिड। एंड जितना नंबर 7 से कम होता जाएगा एसिडिक बिहेवियर उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एंड 7 से जितनी ही वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, हमारा बेसिक नेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अगर pH 8 के इक्वल है तो वो हुआ बेस, pH 7 के इक्वल है तो वो हुआ न्यूट्रल, एंड pH अगर 6 के इक्वल है तो वो हुआ हमारा एसिडिक नेचर। नेक्स्ट हमारा है 11th क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूशन। हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की वो क्या इफ़ेक्ट दिखाती है सल्यूशन में। क्या होता है जब एक वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है तो वो अपने H पॉजिटिव आयंस को छोड़ता जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस कैन हैव वेरिड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूशन विथ एन इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। जितने ज़्यादा उसमें H पॉजिटिव आयंस होंगे वो हमारा उतना ही एसिडिक नेचर का होगा। While a decrease of H positive ion cause in the increase in the basicity of the solution। जो हमारे बेसिक्स होते हैं उनमें भी H पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं। बट उनमें क्या होता है, क्योंकि हमारा जो वाटर होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जब किसी भी बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसमें OH नेगेटिव ज़्यादा होने के कारण H पॉजिटिव आयंस बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम होते हैं, तो वो बेसिक नेचर का शो होने लग जाता है। तो H पॉजिटिव आयंस बेसिक में भी होती हैं। बट क्या होता है, जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस शो होते हैं तो वो हमें उतना ही एसिडिक बिहेवियर शो करता है। वाइल अ डिक्रीज ऑफ H पॉजिटिव आयन कोज एन इंक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ द सोल्यूशन। जो बेसिक होते हैं उनमें H पॉजिटिव आयन कम होने के कारण वो अपना बेसिक नेचर ज़्यादा शो करते हैं।
बेसिक में भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बट OH नेगेटिव ज़्यादा आयंस होने के कारण H पॉजिटिव आयंस इतने शो नहीं हो पाते, वो अपना बेसिक नेचर ज़्यादा शो करता है। ऐसा नहीं है कि बेसिक नेचर में ओनली OH नेगेटिव ही होती हैं, H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं उसमें, बट H पॉजिटिव आयंस कम होते हैं, OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो अपना बेसिक नेचर ज़्यादा शो करता है। आपको ये समझ में आ गया होगा आपका 12th जो क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, जिसको हम कह देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। अभी इन्होंने बताया कि जो ये सारे के सारे क्या हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये है बेस, और हमें बोला है कि इनको सॉइल में ऐड करना है। तो हम बेस को सॉइल में कब ऐड करते हैं, जब हमारी सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक नेचर की हो जाती है, मीन्स हमारी सॉइल एसिड होने लगती है, ख़राब होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बेसिक को ऐड करते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ऑफ फार्मर्स क्या करते हैं, सॉइल का ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें क्या होता है, जब सॉइल एसिड होने लगती है तो उसमें बेसिक्स को ऐड करने लगते हैं, ताकि सॉइल क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, दोबारा से उसका यूज़ हम कर सकें सॉइल का। इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन, मीन्स अगर एसिडिक हो जाती है सॉइल तो वो प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं करती। देन टू इंक्रीज द बेसिकसिटी ऑफ सॉइल, तो उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल को बेसिक करने की कोशिश करते हैं। उनमें क्या मिक्स करके क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम एंड चॉक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स करके सॉइल में क्या करते हैं, उसको बेसिक बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। जो हमारा Ca कैल्शियम ऑक्साइड C12, इसका नाम है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो है, उसमें हमें बताना है कि हमें जो नेम द सब्सटेंस विच ऑन द ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का ट्रीटमेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, तो इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको वो करते हैं हम क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, इसको कहते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हमारा जो 16th क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड। तो हमें क्या करना है, सोडियम कंपाउंड का नेम बताना है। ये जो सारे कंपाउंड्स होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कंपाउंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें इनके जो यूज़ होते हैं, इनके नाम होते हैं, ये काफ़ी इनमें से क्वेश्चन बन के आ जाता है। इनमें से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, बेशक वो 1 मार्क का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, कितने का भी वो क्वेश्चन बन के आए, बट आपको ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं, उनके नेम हैं, उनके यूज़ हैं, आपको लर्न करके जाने ही जाने हैं एग्ज़ाम के टाइम। तो सो गाइस हमारा था क्वेश्चन 16। तो 16 क्वेश्चन में क्या है हमारा, नेम द सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड का नाम बताना है हमें। तो सोडियम कंपाउंड का जो नेम होता है वो होता है हमारा Na2CO3, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं। एंड ये बनता कैसे है, Na2 मीन्स सोडियम कार्बोनेट एंड 10 वाटर मोलिक्यूल इसमें ऐड होते हैं। इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ये क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा इसको हम बोलते हैं, सोडियम कंपाउंड को हम वॉशिंग सोडा से जानते हैं। एंड ये क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज़ आता है, यूज़ करने के लिए हम बरतते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका
Na2CO3 10H2O। वाटर के मॉलिक्यूल 10 होते हैं, इसमें सोडियम होता है एंड कार्बोनेट होता है। व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही रिएक्शन है हम पीछे करके आए हैं कि मेटल लेते हैं, मेटल को कार्बोनेट के साथ ऐड करते हैं, उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। बट इसमें क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट बन के आता है, उसमें से वाटर एंड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो 18 क्वेश्चन होता है, इसमें क्या है, हमें एक इक्वेशन लिखनी है, रिएक्शन किसकी रिएक्शन हमने लिखनी है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर की। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। हाफ वाटर लेते हैं एंड 1.5 वाटर उसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या बन के आता है, जैसे ही हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को ऐड किया तो वो किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में। जैसे ही हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को ऐड किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा वाटर भी ऐड करने के बाद वो जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो हाफ वाटर एंड उसमें 1.5 वाटर को ऐड कर दिया तो हमारे पास आया जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है जिप्सम का, वो होता है कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। हमारा ऐसा कौन सा सल्यूशन है जिसमें रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है एंड उसकी पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने वो बताना है। आपको पता है कि रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, तो BRB मैंने आपको बताया था कि बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो पीएच वैल्यू इसमें जिसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि बेस कौन होता है, बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है, बेस की पीएच वैल्यू होती है 7 से ऊपर वाली, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इनमें क्या है, जो 1, 4 एंड 5 ये तीनों क्या है, हमारे 7 से कम वाली वैल्यू, मीन्स ये तीनों एसिडिक है। एंड डी ऑप्शन जो हमारी वो आएगी, राइट ऑप्शन आएगी, क्योंकि वो क्या है 10। तो 10 क्या है, 7 से ऊपर वाली वैल्यू, मीन्स ये क्या है, बेस। तो बेस क्या है, आप समझ रहे हो ना कि बेस क्या होता है, 7 से जो पीएच वैल्यू ऊपर होती है वो होता है बेस। तो 7 से ऊपर वाली वैल्यू जहाँ पे 10 है, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बेस कन्वर्ट करता है। बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ऊपर होती है, वो 7 से ऊपर वाली वैल्यू जो है वो है 10। तो हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 20th क्वेश्चन। A solution react with the crushed egg shells to give a gas that turns like lime water milky. The solution contain। तो ऐसा कौन सा वो सॉल्यूशन है जिसमें जो एग शेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइम वाटर मिल्की सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वो होता है हमारा एक एसिड। तो एसिड इनमें से कौन है, वो है हमारा HCl। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो एसिड का सॉल्यूशन होगा। तो उसमें हम एसिड ऐड करेंगे तभी हमारे पास लाइम वाटर क्या आएगा, मिल्की फॉर्म में आएगा। तो वो सॉल्यूशन कौन सा है, हमारा एसिड HCl। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है, वो है हमारा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इनमें से एक ही क्या है, एसिड है, वो है HCl। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने दिया गया है कि हमारे पास जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है हमारे पास 10 मिलीलीटर एंड हमारे पास कंप्लीटली जो न्यूट्रलाइज है वो है 8 मिलीलीटर और हमारे पास जो सल्यूशन है HCl का वो क्या होगा, वो होगा 8 मिलीलीटर, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज है। और हमारे पास कितना
सेम सोल्यूशन है दोनों का, वो है 20 मिलीलीटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी और एसिड का भी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 20 इक्वल करके हम करेंगे 8/10, 20 इंटू 8/10, तो क्या होगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो 8 2 जा 16, तो हमारा आ जाएगा 16 मिलीलीटर। ओके, तो ये हमारा कितना रिक्वायर्ड करते हैं, 16 मिलीलीटर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। आपको पता है कि हम जब बहुत ओवर खा लेते हैं, खाते जाते हैं, हमने गोलगप्पे खा लिए, हमने टिक्की खा ली, हमने बल्ले खा लिए, हमने मतलब इतनी चीज़ें ऐसी खा ली जिसमें एसिड बहुत ज़्यादा होता है, और वो क्या करता है, हमारे पेट में जाकर एसिड बना देता है। और हमारे पेट में वैसे एसिड होता है, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे होता है, बट जब हम ऐसी कुछ चीज़ें खा लेते हैं कि वो उस HCl की वैल्यू हमारे स्टोमक में बढ़ने लगती है, हमें जलन सी होने लगती है, हमारे एसिडिटी होने लगती है, तो क्या होता है, हम क्या लेते हैं, तब हम उस एसिड को ख़त्म करने के लिए एक एंटा एसिड मेडिसिन लेते हैं। कोई भी इनो या कोई भी ऐसी एंटा एसिड मेडिसिन बहुत सी आती हैं जो एसिडिटी को ठीक करती हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि इन डाइजेशन के लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं, वो लेते हैं हम एंटा एसिड, मीन्स एंट एसिड। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। एंट एसिड किसके लिए यूज़ होते हैं, इन डाइजेशन के ट्रीटमेंट के लिए, जो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड उसके लिए ये हम क्या करते हैं, एंटासिड्स को यूज़ करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आता है हमारा 23rd क्वेश्चन। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। हमने रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत अच्छे से सीखा है फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो, तो आप वहाँ से इनको, अगर आपको नहीं बैलेंस करना आता तो आप वहाँ से प्लीज़ इनको बैलेंस करना सीख सकते हो। तो आपको पता ही होगा कि बैलेंस करना रिएक्शंस को क्या होता है कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड जो एलिमेंट के मास होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप वहाँ से सीख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रैनुल के साथ रिएक्ट करवाया, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H2SO4 होता है, एंड जिंक ले लिए, एंड नेक्स्ट हम आपको पता है कि वो रिएक्ट करवाने के बाद आपके पास क्या आएगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। आप ऐसे ही इनको लिख सकते हो, आपको पता है कि इसका क्या आएगा, फॉर्मूले आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से किए होंगे। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे ये क्वेश्चंस हैं एंड इसका आंसर ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है 24th क्वेश्चन। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। जो हमारे कंपाउंड होते हैं अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ये हाइड्रोजन तो इनमें होता है बट ये कैटेगरी में नहीं आते। हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या होता है, जो ग्लूकोज होते हैं, जो अल्कोहल्स होते हैं, वो अपने हाइड्रोजन किसी को नहीं देते, वो अपने हाइड्रोजन किसी को भी नहीं देते। जब वो अपने हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो अपना बिहेवियर शो नहीं करते। तो हम इसको एक एक्टिविटी के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या कर लेते हैं, हमने क्या कर लिया, पूरा सेटअप कर लिया, 2 बीकर ले लिए, उसमें हमने क्या कर लिया 100 मिलीलीटर, उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया, उस पर कोक लगा दी, उस पर एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ऐड कर दिया। तो जो क्या होगा, हमारा HCl होगा, जो हमारा एसिड होगा, वो तो क्या करेगा, अपने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेगा। जब वो वाटर में अपने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेगा, वाटर में हम क्या कर देंगे, एक साइड तो हम क्या कर देंगे,
HCl को ऐड कर देंगे वाटर में। जब हम HCl को वाटर में ऐड करेंगे तो वो अपने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेगा और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एंड क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। बट ग्लूकोज एंड जो अल्कोहल होते हैं ये क्या करते हैं, अपने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ होने ही नहीं देते, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और एंड बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। तो ये रिज़ल्ट निकल के आता है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होते हैं, बट जो ग्लूकोज एंड अल्कोहल्स होते हैं वो इसी कैटेगरी के हैं, बट वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ नहीं करते हैं, वो आयंस अपने देते ही नहीं है किसी को। तो ये कंक्लूज़न निकल के आता है कि इन एक्टिविटी के बाद क्या होता है, क्या कंक्लूज़न निकल के आता है कि जो एसिड्स होते हैं वो तो अपने हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, इसलिए वो कंडक्ट करते हैं, बट वो जो ग्लूकोज एंड अल्कोहल होते हैं वो अपने हाइड्रोजन नहीं देते किसी को, तो वो इस कैटेगरी के नहीं आते, एसिड्स की कैटेगरी में वो नहीं शो करते हैं। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, मीन्स प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी के गुड मीन्स कंडक्टर नहीं होते, बट रेन वाटर जो होता है वो कंडक्टर होता है। जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं वो प्योर वाटर होता है एंड डी अवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीशीज, वो भी क्या करता है, आयन मीन्स आयनिक स्पीशीज को डिवॉइड करता है, मीन्स नहीं आयंस को वो रिलीज़ होने देता। तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट जो रेन वाटर होता है वो इम्प्योर होता है, वो इम्प्योर वाटर होने के कारण वो क्या करता है, आयनिक स्पीशीज होता है, मीन्स उसमें से जो आयंस होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। वो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कब होगा, जब उसमें से आयंस रिलीज़ होंगे, और जब उसमें से आयंस रिलीज़ होंगे तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। बट जो हमारी होती है डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर होने के कारण उसमें आयन रिलीज़ नहीं होते, सो क्या होता है, वो गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। रेन वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। रेन वाटर में वो इम्प्योर होता है एंड डिस्टिल्ड वाटर हमारा क्या होता है, प्योर होता है। डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, बट रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी करती है। नेक्स्ट हमारा जो 26 क्वेश्चन होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर बिना पानी के शो नहीं करेगा, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस तभी रिलीज़ करेगा अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। 27 क्वेश्चन में क्या है, हमें 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं ABCDE। उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, यूनिवर्सल जो हमारा इंडिकेटर होता है pH स्केल, उस पर हम कैसे उसको उसमें बता सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक बिहेवियर है एंड कौन न्यूट्रल है। आपको पता है 7 जो pH वैल्यू जिसकी 7 के इक्वल होगी वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल। जिसकी क्या होगी, 7 से कम होगी वो हमारा होगा एसिडिक, और जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, एंड जितनी ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी pH स्केल की वो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपको क्या आएगा इसमें, पहला क्या है, ए क्या है, ए की वैल्यू pH वैल्यू कितनी है, ए की pH वैल्यू है 4। तो आपको पता है कि 7 से कम है, तो इसका बिहेवियर क्या है, एसिडिक। तो ये क्या है, एसिडिक बिहेवियर का। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, बी क्या है आपका, pH वैल्यू 1। तो 1 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर। एंड जिसका 11, तो 7 से ऊपर आ गई वैल्यू, तो 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं, बेस। तो 11 क्या हो गया, बेस। एंड 7 न्यूट्रल, क्योंकि pH वैल्यू 7 के इक्वल आएगी तो वो होगा न्यूट्रल। एंड 9, ई की वैल्यू क्या है, pH 9। तो 7 से क्या है, ये ऊपर वाली वैल्यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेस। बट
जो 11 है वो 9 से भी ऊपर है तो बेस, बट क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसको ऐसे अरेंज करके लिखना था, पहले न्यूट्रल, फिर स्ट्रांगली अल्कालाइन कौन सा है इसमें, एंड फिर स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला क्या है, एसिडिक बिहेवियर वाला, वो है आपका 1, एंड वीकली एसिड कौन सा है 4, एंड वीकली अल्कालाइन कौन सा है आपका 9। जितनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतना ही क्या हो जाएगा, एसिडिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा। जैसे आपके पास 1 और 4 2 नंबर थे, बट एसिडिक बिहेवियर किसका ज़्यादा है, वो है 1 वाले का, क्योंकि जितनी नंबर पीएच वैल्यू जितनी कम होती जाती है उतना ही एसिडिक बिहेवियर कम बढ़ता जाता है, एंड जितनी ही वैल्यू बढ़ती जाती है उतना ही बेस की जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। आपका 28th क्वेश्चन आ गया अभी। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें ऐड कर दिया, जो एसिडिक एसिड था उसको किस में ऐड किया, टेस्ट ट्यूब बी में। तो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या होगी, फ्रीजिंग अक्कड़ मोर विजरसली एंड वाई, क्यों हुई फ्रीजिंग, क्यों हुई, द फ्रीजिंग विल अक्कर स्ट्रांगली इन द टेस्ट ट्यूब ए, किस में हुई, ए में, क्योंकि उसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड है। बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेगा। तो जिसमें जितने H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं वो उतना ही एसिडिक बिहेवियर अपना ज़्यादा शो करता है। सो 29th क्वेश्चन आपका आ गया। 29th क्वेश्चन में क्या है, फ्रेश मिल्क है आपका, उसकी pH वैल्यू कितनी है, 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। जो pH वैल्यू है वो है 6, क्योंकि आप क्या है, आपका क्या है, आप मिल्क लेते हो, ठीक है, शॉपकीपर क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, उनके पास कितना मिल्क इकट्ठा हो जाता है, अगर वो नहीं बेच पाते तो वो उन्हें ऐसा रहता है ना, कभी उनका मिल्क जो है वो तो 2-3 दिन तक चल जाए, वो एसिडिक ना हो, तो वो उसमें क्या कर देते हैं, बेसिक को ऐड कर देते हैं। जब वो उसमें बेसिक को ऐड कर देती हैं, बेसिक मीन्स कुछ जैसे बेकिंग पाउडर थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया मिल्क में, तो वो मिल्क क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चल जाता है, मीन्स वो जल्दी जल्दी एसिडिक नहीं होता, तो उसमें वो बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। तो जब उसका आप कर्ड बनाओगे, मीन्स आप उसका कर्ड बनाओगे तो वो काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि पहले क्या करेगा, जो वो कर्ड बनना था उसमें टाइम लगेगा, बट अगर आप फ्रेश मिल्क का कर्ड बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ईज़िली अच्छे से जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो pH वैल्यू है एसिड की वो क्या है, कम है। क्योंकि अगर आप फ्रेश मिल्क लोगे उसमें pH वैल्यू एसिड की कम होगी, क्योंकि वो इतना एसिड नहीं हुआ होगा, लेकिन पड़ा पड़ा तो मिल्क हो ही जाएगा ना एसिडिक। अगर आप कुछ देर काफ़ी टाइम रख लोगे मिल्क को तो वो एसिड हो जाता है थोड़े टाइम बाद, तो वो क्या करते हैं शॉपकीपर, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं, बेसिक ऐड कर देते हैं, ताकि वो मिल्क जो है वो इतना एसिडिक जल्दी ना हो। तो उसका अगर आप कर्ड लगाते हो तो वो बहुत टाइम ले लेता है, बट अगर आप फ्रेश मिल्क का कर्ड लगाते हो तो वो जल्दी कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है वो मिल्क, फ्रेश मिल्क। A milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does the shift the pH of the fresh milk from 6 slightly alkaline? जो मिल्कमैन होते हैं वो क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं pH ऑफ द फ्रेश मिल्क
from 6 to slightly alkaline because in alkaline condition milk does not set as curd easily। तो वो ईज़िली कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर वो उसमें वो स्लाइटली थोड़ा सा बेसिक ऐड कर देते हैं तो वो कर्ड बनने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको हम क्या करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर होता है। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसको हम क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हैं। बिकॉज जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो एक पाउडरी मास होता है जो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। फॉर्म अ हार्ड सॉलिड नोन एज जिप्सम। थोड़ा सा भी अगर POP को पानी लग जाता है मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा भी अगर हम वाटर को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी जिप्सम में कन्वर्ट होने लग जाता है। एंड जो जिप्सम होता है वो बहुत एक हार्ड सब्सटेंस होता है। कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर में जब हम 1.5 वाटर को ऐड करते हैं तो वो जिप्सम में हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है एंड हमने क्या देने हैं, इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत से अच्छे से पढ़ी है कि एसिड एंड बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, एसिड में जब हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सोल्ट एंड वाटर बन के आता है। एंड क्या होता है, जब हम बेस में एसिड को ऐड करते हैं, जब एसिड को बेस में ऐड करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके कोई मधुमक्खी काट जाती है तो वो अपना एक मिथेनोइक एसिड छोड़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी में जहाँ पर भी उसने डंक मारा होता है वहाँ पे बहुत सी जलन होने लगती है क्योंकि उसमें एसिड चला जाता है। एंड उसी एसिड को ख़त्म करने के लिए हम एक बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। जहाँ पे मधुमक्खी ने डंक मारा होता है वहाँ पे क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। एंड वहाँ पे जो जलन हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि बेस क्या करता है, एसिड को ख़त्म कर देता है। तो बेस एंड एसिड दोनों जब ऐड होते हैं तो क्या करते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड सोल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा इनडाइजेशन कॉज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, उसकी अमाउंट बढ़ने लग जाती है तो वो डाइजेस्ट, कोई भी ऐसा फूड हम खा लेते हैं जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो अमाउंट है वो हमारे स्टोमक में जनरली बढ़ जाती है, तो क्या होता है, हमें वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो तब भी हम क्या करते हैं, उसी एसिड को ख़त्म करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एंटासिड या एंटासिड कह देते हैं। वो क्या है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या करते हैं, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, वो है हमारा एंटासिड जो एसिड को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। आपकी बुक में बहुत से यूजेस दिए गए हैं वॉशिंग सोडा के, बेकिंग सोडा के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी चीज़ें हैं आपके कंपाउंड, इन सब के आपको यूजेस दिए गए हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी कुछ यूजेस वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा के राइट किए हुए हैं। इसके अलावा आप सभी कंपाउंड को अच्छे से पढ़ के जाना, सभी कंपाउंड के नेम, उनके जो भी फॉर्मूले एंड प्रेपरेशन एंड कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, आप फुल कंप्लीट ये सारे कंपाउंड करके जाना क्योंकि इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा। बेशक वो मॉडिफाई करके पा दें बट वो क्वेश्चन आपकी बुक में से ही ऐड करते हैं। सो
टू इम्पॉर्टेंट यूज़ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा से के कौन कौन से हो सकते हैं। जो वॉशिंग सोडा होता है वो यूज़ होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में। एंड वो जो वॉशिंग सोडा होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। एंड बेकिंग सोडा का यूज़ हम नॉर्मली हम अपनी किचन में करते हैं। किसी भी चीज़ को, जो भी हम केक वगैरह बनाते हैं उसको स्पंजी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। एंड मैंने अभी बताया कि किसी चीज़ की एसिडिटी, जैसे कोई चीज़ एसिडिक है उसको बेसिक बनाने के लिए क्या करते हैं, हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब मैंने अभी बताया कि आपको जब भी कोई भी, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, डंक मार दिया, वो मीथेनॉइक एसिड छोड़ती है, उस पर हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लगाते हैं, तो उसको बेसिक कर देते हैं, तो वो उसका एसिडिक करैक्टर ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। एंड हम यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब जो भी एसिड चीज़ें होते हैं उसको बेसिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये था हमारा NCERT सोल्यूशन सेकंड चैप्टर का एसिड, बेस एंड सोल्ट का। ये हुए हमारे 33 तक क्वेश्चन कंप्लीट। हमने इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐड किए थे। आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो गाइस, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट में एक थंबनेल ज़रूर भेजना। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहती है तो आप मेरे लिए एक हार्ट कमेंट में या फिर आप थंबनेल ज़रूर सेंड करना। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना एंड लाइक करते रहना। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।